हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और मैंने ये सीडीपी का आज ये मैराथन क्लास है। दोस्तों ये मैराथन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ये मैराथन में आपको एकदम एग्ज़ाम से सटीक जानकारी दी गई है। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, किस टाइप से पूछते हैं, इसमें टोटली रिकवर किया गया है सीडीपी का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीडीपी का ये क्लास। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले सीडीपी में हमको पढ़ना होता है विकास। ठीक है, विकास जो होता है ये काफ़ी रिलेट करता है एक दूसरे चीज़ों से कि विकास आखिर होता क्या है, किस तरह की विकास होती है। तो ये सब चीज़ जो होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकास होता है क्या, उसके बाद परिपक्वता क्या होता है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। उसके बाद दोस्तों देखो कि जैसे विकास विकास एक सीक्वेंस में होता है, ये एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विकास कैसा होता है, तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ देखिएगा कि ये एक सीक्वेंस में होता है, ये एक ऑर्डर में होती है, इसकी एक पैटर्न होती है, ये एक प्रोग्रेसिव होती है। ओके, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता क्या होती है कि ये एक हाईली होती है, हाईली रिलेटेड विद बायोलॉजिकल हेरिडिटी, जेनेटिक्स से रिलेटेड एज के साथ ये आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परिपक्वता एज के साथ साथ हमको आता है कि हमको ऐसा क्या, जैसे बच्चा कोई मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आप में परिपक्वता आते रहती है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक सतत विकास होता है जो हमेशा चलते रहता है, और एक अधिगम होता है जो लर्निंग होता है, जो आपके प्रथम एफर्ट या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है, उसको क्या कहते हैं, अधिगम। दोस्तों आगे जैसे देखते हैं कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट क्या है कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये जन्म से मृत्यु तक चलती है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, ये जो है जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद क्या होती है कि ये एक सिस्टमेटिक, प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली है। कहने का मतलब ये है कि ये एक सिस्टम से चलता है। सिस्टम कहने का मतलब ये है कि बच्चा कोई जन्म लेता है तो धीरे 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 करके बढ़ता है, नहीं कि इकाई को बहुत बढ़ जाता है फिर घट जाता है, इस तरह का नहीं होता है। ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है और प्रोग्रेसिव होता है और ऑर्डरली होता है, क्रम में चलता है। इसमें पियाजे साहब ने बताए हैं, 4 स्टेज बताए थे, तो वो मैं आगे बात करूंगा। ये रिवर्सिबल नहीं होता है कि एक बार बच्चा बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडिफाइबल, चेंजेबल, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल। कहने का मतलब विकास हमेशा क्या होता है, सरल से जटिल की ओर चलती है। और इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो आगे जो होता है, बात करते हैं कि वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि तो आप समझ गए, ये मात्रात्मक परिवर्तन है, और ये संरचना मतलब ये है जो है क्रिएटिविटी, मतलब अपने ये निकलता है, ये इस तरह का क्या कहते हैं, जैसे ई हाइट, बॉडी वेट, ये सब बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि। अब विकास क्या होता है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। इसमें नो ऑलवेज कॉन्स्टेंट, संदर्भ में ये संबंधित नहीं रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक पूरा डेवलपमेंट हो गया और इसके अंदर आपका ये ग्रोथ आता है। कहने का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट में विकास मतलब सारी चीज़ों का विकास, और वृद्धि मतलब क्या, जैसे हाइट का वृद्धि, वेट का, बॉडी का, ये सब क्या होता है, संरचनात्मक। आगे दोस्तों देखते हैं कि आगे कैसे क्या है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापक रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। विकास कितने प्रकार के होते हैं, टोटली 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि व्यापक रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है फिजिकल, फिर होता है कॉग्निटिव, फिर होता है सोशल, फिर होता है इमोशनल। फिजिकल का मतलब शारीरिक, जिसको मोटर अब दिया जाता है, ये शारीरिक विकास होता है कि शरीर का लंबाई, चौड़ाई, हाइट, वेट, ये सब बढ़ना क्या कहलाता है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके कॉग्निटिव होता है जिसमें आपका दिमाग का विकास होता है। दिमाग कहने का मतलब दिमाग विकास होता है तब आपके भाषा का विकास होते लगता है, तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद एक होता है सोशल, सामाजिक विकास। उसके बाद एक होता है इमोशनल, आपके अंदर संवैगिक विकास जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ये
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे कि कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब किस विकास में आता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में ये सब आता है। विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, ये हर एक क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ का होगा दूसरे का नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट कैसा होता है? तो ये सोशल होता है, जिसको कि हम नैतिक विकास बोलते हैं। उसके बाद आगे है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दोस्तों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितने सारे हैं, तो आप पता याद रखिए कि इन्फेंसी, शैशवा अवस्था जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। ईयरली चाइल्डहुड जो होता है, पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष के बीच होता है। लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्य अवस्था, ये 6 से 12 होता है। उसके बाद होता है किशोरा अवस्था, ये होता है 12 से 18। अब इसमें एक प्रोसेस और होती है कि WHO कौन होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, किशोरावस्था का एज जो दिया हुआ है वो 10 से 19 है। लेकिन ये जनरली नहीं पूछता है, आपसे जनरली पूछेगा किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो 12 से 18 वर्ष के बीच में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो फिजिकल डेवलपमेंट एक मोटर डेवलपमेंट है, इसमें दो तरह का आता है, एक आता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। आप ये सब पढ़े होंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल तो ये क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल, और ये होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें कहने का मतलब स्थूल गतिक कौशल में इसमें बड़े बॉडी पार्ट्स का यूज होता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये होता है कि ग्रॉस मोटर स्किल ये होता है कि जिसमें बड़े बॉडी पार्ट का यूज किया जाता है, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदना, इस सब में हमारा ये जो है बड़ा बॉडी पार्ट इसमें लगता है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको कि हम छोटा सा यूज में, जैसे स्मॉल बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं, जैसे लिखते हैं हम, छोटी उंगली पकड़ के लिख लेते हैं, कढ़ाई बुनाई, ये सब क्या होता है कि ये सब स्मॉल बॉडी पार्ट्स है। तो आपको याद रखने का तरीका है कि ग्रॉस मोटर स्किल तो जिसमें बड़े बॉडी पार्ट्स का यूज होता है, फाइन मोटर स्किल उसमें स्मॉल बॉडी पार्ट्स का यूज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इन्फेंसी क्या होती है। तो इन्फेंसी जो होता है, शैशवा अवस्था, ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होती है कि फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होगा, बच्चा इसमें बढ़ेगा, इसको टॉय एज भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि क्या है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था ये कब से कब तक? 2 से 6 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या खास बात होती है ये आप देख सकते हैं कि देखिए क्या क्या दिक्कत है इसमें होती है कि यह एक प्ले एज है, बच्चे का प्ले एज कब होता है? तो ये खेलने की उम्र पूछा जाएगा, तो आप पूरे बाल्य अवस्था। ठीक है, उसके बाद भाषा बहुत विकास से तेजी से होगा, बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उस परिवेश को जल्दी जल्दी अच्छे से सीखेगा। उसके बाद इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी तेजी से होगा, लेकिन इन्फेंसी से कम। ठीक है, इन्फेंसी की तुलना में इसकी फिजिकल डेवलपमेंट जो क्या होगी, कम होगी, लेकिन ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट इसमें होगी। उसके बाद हर प्रकार का विकास इसमें तेजी से होता है। पूछेगा कि विकास का एज कब होता है, तो आप बताइएगा पूर्व बाल्य अवस्था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे कि उत्तर बाल्य अवस्था क्या होती है। तो उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है वो, इसको हम गैंग एज बोलते हैं, ग्रुप एज बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं, उसके बाद लेटेंसी एज बोलते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फॉर्मेटिव एज बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें हम बच्चा क्या होता है कि स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और वो अपना गैंग मतलब अपने ग्रुप तैयार करता है और वो ग्रुप में रहता है, मतलब इस तरह का जो होता है इसको स्कूल एज बोलते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि उसमें पूछा जाएगा। तो उत्तर बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है? तो 6 से 12 के बीच में होती है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे जो है इसमें क्या है कि देखिए इसके बाद आता है कि एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था कब से कब तक होती है। तो किशोरावस्था में क्या क्या आपको दिखाई देगा, तो ये ट्रेगिशनल पीरियड दिखाएगा, परिवर्तन इसमें बहुत सारा होता है। जैसे उसके ब्रिज एज कहते हैं इसको, जिसको चाइल्डहुड एज भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। ये स्टेनले हॉल ने कहा था कि ये एक तनाव और तूफान की एज होती है, पहचान का संकट होता है, एरिक्सन ने कहा था। ये दोनों की बात करते हैं हम कि पहचान का एज क्या होता है, ये तनाव एवं तूफान का मतलब ये होता है कि बच्चा इसमें एकदम शांत नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग में करते रहता है। और इसमें बच्चे क्या होते हैं कि किसी से भी तुरंत किसी भी छोटे मोटे बातें पे लड़ जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तनाव एवं
तूफान की अवस्था होती है, इसमें हम दिखता है सबको। उसके बाद पहचान या संकट का एरिक एरिक्सन ने बताया था कि बच्चा इस उम्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है कि हमको एक लोग पहचाने, तो ये पहचान का संकट होता है, ये एरिक एरिक्सन ने बताया था। तो दोस्तों ये बात आ गई। उसके बाद बात करते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होती है, अनुवांशिकता एवं वातावरण। ये VVI टॉपिक है, इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछने को मिला है। तो ये प्राकृतिक और पोषण क्या होता है, तो D = होता है H/E। कहने का मतलब D फॉर डेवलपमेंट = होता है हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। ये किसने कहा था, तो वुडवर्थ ने कहा था। ये एक सतत प्रक्रिया होती है। क्या होती है, ये सतत प्रक्रिया होती है। इसकी प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट क्या होता है, सब देखिए। डेवलपमेंट इन द कंटिन्यूअस, ये एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट स्केटरल की ऑर्डर में होता है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट इन द प्रेडिक्टेबल, यह अनुमान लगा सकते हैं इसमें कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। अगर बच्चा बहुत बदमाशी करता है तब नहीं कहते हैं कि बच्चा एक बदमाश बनेगा, इस तरह का मतलब अनुमान लगाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद आगे देखिए कि जनरल ऑफ स्पेसिक, उसके बाद पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है, इसमें प्रिंसिपल टू डायरेक्शन होता है। तो दोस्तों ये सब बात तो उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन जो मेन है उसको हम बात किए हैं। और अब देखिए इसमें कि जैसे दिया गया है क्या क्या, सो समझिए। इसमें क्या है कि जैसे अब देखिए कि अब जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल। कहने का मतलब है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है। देखिए उसके एक होता है सिरोध पदी अन्मुखी, उसके बाद समीप दूरस्थ। इसमें देखिएगा आप बहुत सारे PVQ बनाए होंगे, तो समीपस्थ दूरस्थ बताया होगा, उसके बाद सिरोपदी मुखी बताया होगा। इसमें क्या होता है, विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होती है। सबसे पहले इसमें सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ चलते हैं। इसमें नियर टू फार होता है, सेंटर ऑफ पेनिफेरिक होता है। कहने का मतलब है कि इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, इसमें मूर्त चिंतन करता है, इसमें अमूर्त चिंतन होता है। ये जो होता है इसमें थोड़ा देखिएगा कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, सिर से पैर तक। कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले आदमी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसके आसपास का क्षेत्र से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसको समीप पस्त दूरस्थ कहते हैं, प्रॉक्सिमट, नियर टू फार, करेंट टू। इसमें कहा जाता है कि इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से होता है। कहाँ से होता है, केंद्र से होता है, ठीक है। और इसमें सिर से होता है। तो आगे देखिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए कि सेंसरी उसके बाद जो होता है इसेंसरी जो होता है इसका कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त और अमूर्त। पहले मूर्त होती है, फिर धीरे से बढ़ के अमूर्त पर चल जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सोशलाइजेशन समाजीकरण की प्रक्रिया। इसमें लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ग्रुप हैप्पीनेस। उसके बाद इसमें सहयोग की भावना बढ़ती है, समाज के नियमों को बच्चा सीखता है, तो इसको क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें जो नियम होती है वो प्राथमिक समाजीकरण होती है। प्राथमिक समाजीकरण में आती है कि जैसे आपका परिवार, फैमिली किस में आता है, प्राथमिक। और ये जो आता है गौण सामाजिक, ये सब क्या आता है, गौण संबंधी, ये सेकेंडरी नियम है। तो इसमें स्कूल आता है, पड़ोसी आता है, मास मीडिया होता है, ठीक है। इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व पेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह का होता है। एक सब प्राइमरी, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि फैमिली अगर आपको कहीं दिख गया किसी भी ऑप्शन में, तो वो हमेशा क्या होता है, प्राथमिक। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक्टिव और पैसिव क्या होता है, सो देखिए एक्टिव में क्या होगा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व पेयर, मतलब क्या होता है कि बच्चे का डायरेक्ट असर ग्रुप पे पड़ता है। और इसमें पब्लिक लाइब्रेरी आइडेंटिफाई, कहने का मतलब इसका जो होता है डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। और इसमें उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे हम कि जैसे जेंडर। तो जेंडर क्या होता है उस बात को थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर इज अ सोशल कंसिस्ट, यह एक सामाजिक रचना है। इसमें देखिए कि एक सेक्स होता है और एक जेंडर होता है। सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल, ये जैविक संरचना को हम बोलते हैं सेक्स, बायोलॉजिकल जैविक संरचना। उसके बाद जेंडर सोशल सामाजिक रचना, इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, सो आप देखिए इसमें जेंडर का जो रोल्स होता है वो क्या क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि एक होता है जेंडर बायस, जब क्या होता है पक्षपात होता है कि ये काम, जैसे कि घर में बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो लड़की को, लड़का को ज़्यादा मानता है, लड़की को कम मानता है, इस तरह का जो होता है उसको हम बोलते हैं जेंडर बायस। उसका जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि रूढ़िवादिता को दिखाता है, जिसमें बताया जाता है कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती है, लड़के खेल खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया से। तो ये क्या दिखाता है, लैंगिक
रूढ़िवाता को। उसके बाद जेंडर पैरिटी मतलब ये होता है कि इसमें समानता का अधिकार दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जेंडर नेचुरल लैंग्वेज। इस तटस्थता का जो होता है उसको, तो इसमें मेन दो को जनरली पूछा जाता है, एक जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियो। पक्षपात और रूढ़िवाता, समानता कभी कभी आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। इसमें क्या होता है, जेंडर नेचुरल लैंग्वेज तटस्थता में क्या बताया जाता है कि जैसे आप यूज़ करते हैं बेस्ट मैन, ठीक है, बेस्ट मैन का मतलब ये होता है कि लड़का, मैन मतलब लड़का, आप क्या समझिएगा कि लड़का है। उसके बाद क्या होता है कि खेलने वाली खिलाड़ी तो लड़की भी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट ओमेन, नहीं ऐसा तो नहीं। तो इसलिए अब इसका जो यूज़ किया गया है, अब बेस्टमैन की जगह क्या यूज़ कीजिएगा, बेटर, जिसमें कि न्यूज़ चेंज किया गया है। इस बात को आप यही ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए कि प्याजे साहब, प्याजे साहब का बारे में आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है। इस बार हर एक सेट में इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसमें प्याजे साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्याजे साहब जो हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र दिए थे। मेंटल डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास भी इन्हीं का दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने 4 टाइप बताए थे। ये जो होता है पूरा विकास का, ये 4 चरणों में होता है। इन्होंने कितने चरण की बात की थी, 4 चरणों का। अब 4 चरण कौन कौन होते हैं उस पर थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कॉन्गिनेशन, ये क्या होती है, कॉन्गिनेटिव डेवलपमेंट होती है। ये एक संज्ञान से क्या होता है, दिमाग का। उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमेजिनेशन, अटेंशन, ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है कि दिमाग से जितना भी चीज़ हम सोचते हैं वो सब क्या आता है, कॉन्गिनेशन डेवलपमेंट में। इसमें एक चीज़ होता है कि मानव का जो ब्रेन होता है वो जो उसका जो लेफ्ट साइड होता है वो लॉजिक करने के लिए होता है। इसी के अंदर वो बताए थे कि इसमें एक लेड लगा होता है। लेड मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, कहने का मतलब जिससे बच्चा भाषा सीखता है। उसके बाद जो राइट ब्रेन में होता है, यहाँ से क्रिएटिविटी आती है कि बच्चा कुछ सोच के कोई काम करना चाहता है, तो यहाँ से इसका क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। और जो नहीं आ रहा है समझ में, जिसका और आपको डिटेल में चाहिए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि स्कीमा के बारे में हम आगे बताते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो प्याजे साहब ने स्कीमा के बारे में चर्चा किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्याजे साहब ने इनमें से किसका चर्चा नहीं किया है या किया है, तो आपको हम पूरा दिखा देते हैं कि क्या है। प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास करता है। ठीक है, अब ये जो होता है मानसिक संज्ञानात्मक संरचना, इसी को बोला जाता है स्कीमा। क्या बोलते हैं इसको हम, स्कीमा। तो आप इसमें देखिए कि इन्होंने कहा था कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे की सोच और बड़ों की सोच में मात्रा बराबर होती है और गुणात्मक में अलग होती है। मतलब ये होता है कि सोचने की शक्ति दोनों की सेम होती है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, बड़े क्या सोचते हैं, इसमें हम ये उसमें सोचने की तरह जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें जो ये 4 फैक्टर बताए थे, सबसे पहले देखिए कि मैच्योरेशन, ये परिपक्वता, ये किससे आती है, जेनेटिक्स या हेरिडिटी से, कि अब धीरे धीरे आपका एज बढ़ेगा तो वो आपको उसमें बात आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपकी एक्टिविटी, अगर आप कुछ गलत करते हो तो फिर आप सही करने का सोचोगे। इसमें सोशल इंटरेक्शन होता है, अन्योन क्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया, बच्चा समाज में रह के समाज की तरह जो व्यवहार करेगा उसी में ये आता है। उसके बाद इक्विलिब्रेशन क्या होता है, संतुलन, इसमें अनुकूलन और वर्गीकरण। ठीक है, ये दोनों पे हम आगे बात करते हैं कि ये दोनों आखिर होता क्या है। तो देखिए अनुकूलन में आता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब कि कुछ ऐड कर देता है। बच्चे अपने, जैसे हमको आता है मान लीजिए कि 2 + 2 = 4, अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का 2 और प्लस में जोड़ लेंगे 3, तो हम लिख देंगे 2 और 3 कितना, 5। तो इस टाइप का जो ये होता है कि हमको पहले से कुछ पता था और उसमें हम कुछ ऐड कर लिए, तो वो क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। और उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है समायोजन, इसमें आप एडजस्ट करते हैं। जैसे अब हम यहाँ जोड़ सीखे लेकिन हमको प्रश्न मिल गया किसका, गुना का, तो हम इसको एक अलग तरीके से सीखेंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, समायोजन। इसमें हम एडजस्ट करके चलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ऐड करके आगे बात करते हैं दोस्तों, कि देखते हैं आगे क्या क्या समस्या है। तो आगे जो है वो है स्टेज ऑफ कॉन्गिनेटिव डेवलपमेंट। तो ये आपको हम पीछे भी बताए हैं, अब थोड़ा और देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष के बीच। प्री ऑपरेशनल 0 से 2, 2 से 7। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से
15। अब आगे दोस्तों बात करते हैं हम कि सेंसरी मोटर स्टेज आखिर होता क्या है। इस बारे में थोड़े डिटेल से आप समझिएगा, जो प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों समझिए इसमें कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि सेंसरी मोटर मतलब होता है गत्यात्मक अवस्था। ये क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा बच्चा, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, इस सब से बच्चा सीखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ साइट साइट ऑफ माइंड। कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव परसेप्शन होती है, वस्तु अस्थायित्व होती है, अचीव होता है, डिफरेंट एटिमेशन होता है, जैसे विलंबित अनुकरण होता है, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं हम इसमें कि क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये 2 से 7 वर्ष होती है। ये VVI है, इसको आप थोड़े अच्छे से देखिएगा। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, सजीववाद होता है, जेमिनिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। बच्चा किसी को जैसे निर्जीव पदार्थ को भी सजीव समझता है, उसी का इसमें बताया जाता है। उसके बाद आता है सिंबॉलिक थाउट होता है, इसमें कुछ ट्रांजेक्टिव रीजनिंग होती है, इरिवर्सिबल होती है, जो अपरिवर्तनशील होती है। जैसे अब इसमें हम बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं कि जैसे आइस वाटर में बदल जाता है तो फिर वाटर आइस में भी बदल जाता है, तो ये इस तरह की बात अपरिवर्तनशीलता को दिखाता है। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अब देखिए समझिए थोड़ा इसमें कि इसमें आगे जो दिया हुआ है वो है ये कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी होती है। उसके बाद केंद्रीकरण होता है और विकेंद्रीकरण होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ में भेदभाव करना या कोई चीज़ जैसा कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसको चेंज करने के लिए जो यूज करते हैं उसको ये कहते हैं। उसके बाद एक आता है प्रो ऑपरेशनल स्टेज, जो कि परसेप्चुअल होता है और इंडिविजुअल होता है। ये 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्षों के बीच होता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त में क्या होता है कि वैसा चीज जिसको बच्चा टच एंड फील करके सामने में देखता है, ठीक है। तो ये टच और फील कर सकते हैं। लॉजिक कंक्रीट चीज़ों के लिए होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एग्जाम्पल टू रूल। ये जो पढ़ाया जाता है वो सबसे पहले हम बच्चे को कोई उदाहरण देंगे, उसके बाद उसको नियम की तरह हम लेते चलेंगे और आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। अब जो होता है इसमें देखिए कि थोड़ा एक होता है कि CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेंटेशन, संरक्षण, वर्गीकरण और इसका देखिए। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब होता है औपचारिक संक्रिया। इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन करेगा, लॉजिक पर जाएगा, निगनात्मक, परिकरात्मक, जो उसके मन में आएगा उस तरह का वो सेंस लगाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं कि क्या है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। ये जो होता है लेव वाइगोत्स्की साहबाए, इन्होंने सामाजिक रचनावादी और थ्योरी दिए थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है, रेसिप्रोकल लर्निंग करता है, मतलब पारस्परिक शिक्षण करता है, एक दूसरे से सीखता है। उसके बाद जो होता है इसमें इन्होंने नियम दिया था SCL, सोसाइटी, कल्चरल, लैंग्वेज, ठीक है। इसमें संस्कृति भाषा से आती है, भाषा बच्चे टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखिए कि इसमें जो होता है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन। तो आप हमेशा याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की जो बता थे उसमें बच्चे सोशल इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखते हैं। अब आगे जो है वो समझिए कि जैसे है टाइप ऑफ स्पीच। कहने का मतलब है कि इसमें 2 तरह का स्पीच होता है। एक होता है सोशल स्पीच, जिसमें फ्रॉम ऑफ द एज ऑफ द 2, जैसे एज बच्चा जन्म से लेके ये 2 वर्ष के बीचों में जो सामाजिक वाक्य सीखता है उसको क्या बोलते हैं, सोशल स्पीच। उसके बाद होता है प्राइवेट स्पीच। ये क्या होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चा अपने कुछ देखिएगा कि कहीं साइड में कुछ खेल रहा है और अपने अपने कुछ कुछ बोल रहा है, तो ये खुद से बात करता है और ये भाषा को सीखता है, जिन्हें ये क्या पता है निज वाक्य, जिसे सेल्फ टॉक बोलते हैं। आगे क्या है, सो देखिए आगे है साइलेंट इनर स्पीच। देखिए साइलेंट इनर स्पीच कब होता है, तो ये 7 वर्षों से स्टार्ट होता है। इसमें प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्षों का, सेल्फ डायरेक्शन होता है, स्वयं निर्देशन, थाउट रेगुलेट, जैसे बच्चे अपने पिछले चीज़ों को रिमेंबर करके कोई चीज़ नया ऐड करते हैं उसी को ये कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, समझिए इसमें इसमें समझना ये है कि देखिए अब जो होता है सेम इम्पोर्टेंट, इसमें जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो था
वो क्या था कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट आती है MKO, मोर नॉलेजेबल आधा, कि आपस से ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति। जैसे इन्होंने टीचर के बारे में क्या कहा है कि वो आपसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आता है कि एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग क्या होता है कि टेम्प्रोरी हेल्प। जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन में आप कहे बच्चे को कि किसी चीज़ के बारे में कोई टॉपिक पे सुनाओ या कुछ भी आप दिए, तो उसमें आप जो उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं उसी को एस्केप फोल्डिंग कहा जाता है। मचान कहा जाता है, पार भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोहलबर्ग का थी मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग जो है उन्होंने लेवल 3 दिए हैं और स्टेज 6 दिए हैं, ठीक है। लेवल इनका 3 ही है और स्टेज कितना है, 6। जैसे 3 है ना, तो एक का इसमें 2-2 है, तो वो हम आगे दिखाते हैं कि कैसे कैसे है, आगे समझाते हैं। सबसे पहले देखिए कि मॉरल रीजनिंग नैतिक किसी भी डिसीजन लेने से किया जाता है, जैसे खुद से दिया गया रीजन कि आप अपने समझिए कि ये काम सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। जैसे उसके बाद दूसरा है कि मॉरल डिलेमा, जो नैतिक दुविधा थी। जैसे आपने एक हिंस का कहानी सुना होगा कि उसकी पत्नी बीमार थी और वो दवा के लिए तरस रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, उसको चोरी करना पड़ा था। इसी को मॉरल डिलेमा के रूप में प्रस्तुत किए थे। तो इस स्टोरी को आप समझते होंगे। तो आप देखिए कि इसमें जो है सबसे पहला लेवल जो है वो क्या है, पूर्व पारंपरिक, और ये जो है पनिशमेंट। इसमें पूर्व पारंपरिक है, इसमें पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस, आज्ञा पालन एवं दंड, आज्ञा पालन का सहायता होता है। उसके बाद दूसरे जैसा को तैसा या खुद का फायदा देखता है बच्चा, तो ये समझता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है पारस्परिक स्तर, इसमें बच्चा अच्छा लड़की अच्छे लड़के बनने के लिए अभिन्यासी होती हैं। उसके बाद गलती की, इसमें एक चीज़ फिक्स होता है कि अगर आप गलती किए हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि तीसरा जो है सो है उत्तर पारंपरिक, ठीक है। ये क्या होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्टर ऑडियंस होता है, समाज के नियम में जो बदलाव होता है। अगर कोई ज़रूरी होता है, जैसे समाज में कोई नियम पुराना चलते आ रहा है, उसको अगर हमको बदलना है तो उसमें हम उसको बदल कर जो ज़रूरी लगे उस तरह से चेंज कर देते हैं, तो उसी को ये बोला जाता है। उसके बाद होता है कि इसमें बच्चा खुद के नियम को बनाए हुए पर चलता है, जैसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जब ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए होता है तो होता है। अब इसकी आलोचना जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, तो आलोचना में जो हुआ था कि नॉट अप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, ये सारे संस्कृतियों पर लागू नहीं हुआ था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमरजेंसी हुआ था। ब्लड सैंपल्स हुआ था मेल, जैसे ये किसने कहा था, तो कैरल गिलिगन ने कहा था, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव क्या था, तो ये सिटी को दिखाता है। जैसे ये जिज्ञासा, सक्रिय, क्रिएटिविटी, लर्निंग एबिलिटी, सीखने की योग्यता। ये चाइल्ड सेंटर जो होगा उसमें बच्चा जिज्ञासु होंगे, सक्रिय रूप से होंगे, रचनात्मक होंगे, सीखने की योग्यता सारे में होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा को सीखने की योग्यता नहीं है, सारे बच्चे के पास सीखने की योग्यता होती है। उसके बाद जो होता है, इन्होंने किसने कहा था, तो जॉन डेवी ने इनका समर्थक किया था। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, पीयर लर्निंग, ये सब इसमें बताया गया था, ठीक है। कि जैसे जो भी बाल केंद्रित अध्ययन होता है उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जिज्ञासा होता है, किसी भी चीज़ की सक्रिय होती है, रचनात्मक होती है। तो इस तरह का एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आगे नेक्स्ट, कि जैसे है कॉम्बिनेशन, इसमें समझिए कि जैसे है कॉम्बिनेशन एंड इमोशन किसको कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो मेंटल एबिलिटी पर होता है। संवेग जिसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड होता है, ये दूसरे एक दूसरे से। उसके बाद दोस्तों इसमें जो होते हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग। देखिए क्या होगा कि जब इसमें प्रोग्रेस स्टार्ट कंटिन्यूअस अचीव, मोटिवेशन और लर्निंग क्या होगा कि जब आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो आपका सारा काम पॉजिटिव होगा, और आप नेगेटिव कामों पर ध्यान दीजिएगा तो आपका सारा काम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही इसमें बताया गया है कि इंटर मोटिवर क्या होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य प्रेरणा। जब आपको मानिए आंतरिक मतलब कुछ करने की होती है कैपेसिटी, तो उसको आंतरिक बोलते हैं। और जैसे किसी हमको जैसे आईएएस बनना, सीटेट का एग्ज़ाम निकालना, ये सब क्या हुआ कि बाहरी मोटिवेशनल है, कि अगर हम इसको करेंगे तो फिर ये करेंगे तो फिर उसके बाद मेरा लाइफ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, इस तरह की बात इसमें आती है। उसके बाद देखिए कि एनडीए गार है, नीड ड्राइव। उसके बाद अरोजबल, उसमें गॉड डायरेक्टेड अचीव रिडक्शन, ये सब होता है। आगे देखिए कि लैंग्वेज एंड थाउट, प्याजे क्या कहते थे कि प्याजे बोलते थे कि पहले थाउट आया फिर भाषा, ठीक है। पहले क्या आया, पहले थाउट आया फिर क्या आया, भाषा। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है बस। अब इसमें क्या है समझिए
इसमें ये है कि स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जैसे बच्चा 1 से मतलब 1.5 मंथ का जब बच्चा रहता है तो वो कूकना स्टार्ट करता है। कूकना जैसे कुछ कुछ ऐसे करके बोलता है, तो उस तरह को ये कब करता है, तो 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 मंथ की उम्र में। उसके बाद बैबलिंग होता है, जैसे कुकवाना होता है, जैसे बच्चा माँ बा चा आ ऐसे करता है, तो ये कब होता है, 6 महीने तक। ठीक है। उसके बाद 1 वर्ड स्टेज आता है, अराउंड 1 साल का जब बच्चा होता है मम्मा पापा बोलने लगता है। उसके बाद आगे जो होता है वो 2 वर्ड स्टेज होता है, जब बच्चा 18 मतलब करीब 1.5 मंथ का, ये 1.5 साल का होता है, तो बच्चा न्यू न्यू सेंटेंस भी बोलने लगता है, थोड़ा हकलाता उकलाता है लेकिन बोलने लगता है। उसके बाद लॉन्गर यूट्रेंस 2 से 4 में होता है, और सबसे तेज़ी से विकास जो होगा वो 2 से 6 वर्ष की उम्र में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। और प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार क्या बताया गया था, सो थोड़ा देख लीजिए आप। इसमें बताया क्या गया था प्रोफेसर स्मिथ के द्वारा, सो देखिए कि बच्चा जब 1 ईयर का रहेगा तो उसको कम से कम 2 वर्ड बोलने आएगा। कितना वर्ड बोलता है बच्चा, 2 गो। उसके बाद 2 ईयर का होगा तो 272 वर्ड बोलेगा। 5 ईयर का होगा तो 20 मतलब 2072 वर्ड बोलेगा। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे 5 ईयर में कितने शब्द बोल पाते हैं, तो ऑप्शन में आपको जो दिखेगा वो मार दीजिएगा 2072। उसके बाद एक्स्ट्रा में कुछ देख लीजिए कि 3 ईयर का जब रहेगा तो 900 प्लस वर्ड बोलेगा, और 4 ईयर का रहेगा तो 1600 प्लस बोलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये CDB का मैराथन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसको एकदम आधे घंटे में निपटा दिया है। आप लोग इसको देखिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है उस चीज़ को आप हमको दोबारा पूछ लीजिए। और बात करते हैं कि दोस्तों इतनी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें गुरुकुल टीचिंग स्कूल में। दोस्तों इसको कर दे, और आप 130 प्लस इस बार लाए तो आपको हमारे साथ एकदम लाइव सेशन शेयर करेंगे, उसी समय मैं लाइव लाऊंगा। ओके ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।